करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ये जो सेशन चलेगा थर्मोडायनामिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में सब कुछ स्टार्टिंग मतलब ये जो कोर्स है आपका वो नीट, जेई और क्लास 11 तीनों के लिए कवर होगा। ठीक है, 11th के जो बच्चे जो 11th स्टडिंग है उनको थोड़ा कुछ कुछ स्लाइड्स में रुक कर लिखना पड़ेगा, स्लाइड्स को स्टॉप करके लिखना पड़ेगा। बाकी नीट और जेई के लिए जो थ्योरी वाली पार्ट है वो थोड़ा स्पीडली चलेंगे हम लोग, और जो न्यूमेरिकल है उस पर ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम क्या चीज होता है? जो भी चीज आप स्टडी करते हो, एनीथिंग टेकन अंडर इन्वेस्टिगेशन, टेकन अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सिंपल डेफिनेशन सिस्टम का, जिसे भी आप स्टडी करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और वो सारा चीज जो सिस्टम को इम्पैक्ट करे, सिस्टम पे इफेक्ट डाले, उसका वो सारा चीज जो सिस्टम को इफेक्ट करे उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग बेसिकली सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज करता है, मास एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन हमेशा रहता है। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को इंटरेक्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में एक वॉल होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। ये वॉल मतलब ऐसा नहीं कि ये वॉल जैसा कोई चीज होता है। ठीक है, हो भी सकता है ये वॉल विजिबल भी हो सकता है और ये वॉल इनविजिबल भी हो सकता है। मतलब जब भी सेपरेशन होगा दैट इज कॉल्ड सिस्टम बाउंड्री, है ना। सो अब हम बात करते हैं सिस्टम बाउंड्री कितने टाइप के होंगे। तो सिस्टम बाउंड्री आप सिंपली डिफाइन कर दोगे, सिस्टम बाउंड्री आपका दो टाइप का हो जाएगा। एक होगा आपका एडियाबैटिक बाउंड्री और दूसरा हो जाएगा डायथर्मिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब ये हुआ लाइक अगर ये आपका सिस्टम है और ये आपका एडियाबैटिक बाउंड्री है, ये आपका एडियाबैटिक बाउंड्री है, तो ये हीट एक्सचेंज नहीं करेगा कोई भी। मतलब इसके अंदर जो भी हीट होगा वो कांस्टेंट होगा। हीट को क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, जो भी हीट होगा वो कांस्टेंट होगा। और हीट कांस्टेंट होगा मतलब चेंज इन हीट जो होगा, डेल्टा क्यू जो होगा वो जीरो होगा अगर एडियाबैटिक बाउंड्री होगा तो। और अगर डायथर्मिक बाउंड्री होगा तो डायथर्मिक बाउंड्री इज लाइक कंडक्टिंग बाउंड्री। अगर डायथर्मिक बाउंड्री होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। हीट ले भी सकता है और हीट दे भी सकता है। सो एक तरीके से डायथर्मिक बाउंड्री कंडक्टिंग बाउंड्री हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस आप ये ध्यान रखिएगा, डायथर्मिक बाउंड्री में जो हीट एक्सचेंज होता है वो काफी स्लोली हीट एक्सचेंज होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सराउंडिंग सराउंडिंग मैंने बता दिया कि कोई भी चीज जो सिस्टम को इम्पैक्ट डाले दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 11th के बच्चे इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमें जो बताना है वो है स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन क्या चीज होता है? स्टेट फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेट फंक्शन वो फिजिकल पैरामीटर जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट हुआ आपका और ये एक पॉइंट हुआ, और यहां से यहां तक हम गए, यहां से यहां तक हम इस पाथ में गए या इस पाथ में गए या इस पाथ में गए। ठीक है, तीनों में से किसी पाथ में जाएंगे तो अगर वो पैरामीटर जिस पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं जो भी स्टेट फंक्शन है अगर वो सेम रहे, अनचेंज रहे, तो इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, और अगर कोई पैरामीटर चेंज होगा तो दैट इज नॉट स्टेट फंक्शन। लाइक ये तीन पाथ आप ऊपर वाले को 1 मान लो, इसको 2 मान लो एंड इसको 3 मान लो, तो ये तीन पाथ में वर्क डन सेम नहीं रहेगा, तो वर्क डन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, और आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आएंगे। तो दिस पॉइंट, हीट एंड वर्क आर स्टेट फंक्शन बट Q माइनस W। एक्चुअली हीट आपका हीट पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क जो है वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। तो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन बट Q माइनस W मतलब हीट माइनस वर्क जो कि डेल्टा U होता है, ये आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन बट Q माइनस W इज। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। जब हमने सिस्टम की बात कर ली कि सिस्टम क्या चीज होता है जिसे भी हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो सिस्टम के टाइप, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो सिस्टम का 3 टाइप्स है, ओपन,
क्लोज और आइसोलेटेड। सो पहले तो बेसिक डिफिनेशन समझते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम ये होता है जो आपका हीट और मैटर, मतलब हीट और मास दोनों एक्सचेंज करे, ठीक है। क्लोज सिस्टम वो होता है जो केवल हीट एक्सचेंज करे, और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो नाइदर हीट नॉर मास, दोनों में से कोई नहीं एक्सचेंज करे। इसके एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं। एक वाटर का केटल, ठीक है, डायग्राम मेरा थोड़ा अच्छा नहीं रहता तो आप समझ लीजिए। ये एक वाटर का केटल है, ठीक है। इसको हम लोग हीट करते हैं। अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है, आप इसे हीट करो, ये हीट करो, हीट, ठीक है ना, हीट करो कहीं से। तो अगर ये ओपन है तो वाटर बॉयल होगा, बॉयल होकर बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में ये ओपन सिस्टम हो गया, क्योंकि ये हीट तो एक्सचेंज कर ही रहा होगा, बाहर हीट तो जा ही रहा होगा इससे, और बॉयल होने के बाद मास भी गिरने लगा, ठीक है। तो दिस इज ए ओपन सिस्टम। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लीड लगा दिया, इसे ढक दिया, टाइटली बंद कर दिया, ठीक है, तो हीट तो एक्सचेंज होगा ही, आप यहाँ पे फील करोगे तो हीट आपको लगेगा ही। लेकिन जो वाटर बॉयल होके गिर रहा था अब वो नहीं गिरेगा, मतलब मास एक्सचेंज नहीं होगा। ये क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इस गर्म वाटर को अगर आप एक बहुत ही अच्छे थर्मस फ्लास्क में डाल दो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का थर्मस फ्लास्क में डाल दो, ठीक है, तो ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, क्योंकि आप इसको 1-2 घंटे बाद भी देखोगे तो उतना ही गर्म रहेगा, ठीक है, जितना गर्म था। तो इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ये ना ही हीट एक्सचेंज करेगा ना ही मास एक्सचेंज करेगा। वैसे एक चीज समझिएगा, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि आइडियल आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक कंटेनर में इसको डाल दिया, एक थर्मस फ्लास्क में इसको डाल दिया, एक कप चाय को आपने एक गरम एक थर्मस फ्लास्क में डाल दिया, गरम चाय को, एक कप गरम चाय को, ठीक है। तो आप अगर 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद भी अगर आप उस चाय को बाहर निकालते हो तो उतना ही गर्म रहेगा जितना गर्म था, ठीक है। बस उस वो खराब, ऑब्वियस सी बात है, चाय खराब हो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आपके पास जो थर्मस फ्लास्क है, वो अगर आप उसमें गर्म चाय डालते हो और फिर 4-5 घंटे बाद निकालते हो तभी ठंडा हो जाता है। तो प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ही, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ओपन सिस्टम क्या होता है ये हम समझ लें, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है समझ लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये लिखा हुआ है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आपका क्या होता है, मास एक्सचेंज होता है, ठीक है, हीट एक्सचेंज भी होता है। क्लोज सिस्टम, हीट मास एक्सचेंज होता है, मास हीट नहीं एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम ना ही मास एक्सचेंज करता है ना ही हीट एक्सचेंज करता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक प्रॉपर्टी से हम बात करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझते हैं क्या चीज होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो चीज होता है जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे मास, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। आप एक ग्लास वाटर का मास अलग होगा, एक बकेट वाटर का मास अलग होगा, एक ड्रम ले लेते हो तो उसका मास अलग होगा। तो मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, साइज पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो साइज पे डिपेंड करता है, दिस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसा कोई चीज जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी होता है। अब इसके लिए आप एक ग्लास वाटर लो, उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। एक बाल्टी लो या कोई नदी, रिवर ही ले लो, कुछ भी लो आप, वाटर का डेंसिटी यही रहेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसा ही मैं बोले तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी इसका भी लेक्चर हम देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये फिक्स है, आप कोई भी वाटर ले लो, कहीं से भी वाटर ले लो, यही रहेगा। तो इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हीट कैपेसिटी है,
हीट कैपेसिटी, ये आपका एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव नहीं, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपको रीजन कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि ऐसा क्यों हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है। वैसे एक जनरल चीज ध्यान रखिएगा, जनरल फंडा, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है, x by y. x by y is always an intensive property. x by y is always an intensive property where x and y both are extensive. ठीक है, तो x भी अगर आपका एक्सटेंसिव होगा और y भी एक्सटेंसिव होगा तो इसका रेशियो जो होगा वो हमेशा इंटेंसिव होगा। एग्जांपल के लिए मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनका रेशियो मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसका नोट आप लिख सकते हो अगर लिखना होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो आपका साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो पढ़े अभी तक एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। अभी तक सारे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था आपको, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिया था, सिस्टम क्या होता है जिसे हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम से जो इंटरेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को इंटरेक्शन के बीच में रहता है आपका सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री आपका एडियाबैटिक हो सकता है, एडियाबैटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज, या आपका डायथर्मिक हो सकता है, डायथर्मिक मतलब हीट एक्सचेंज। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। जैसे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी के बारे में ज्यादातर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं आपका एक यहां से यहां गया हम, और एक यहां से यहां गया, तो ये दो अलग अलग प्रोसेस हो गया, प्रोसेस 1 और ये प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों में हीट अलग होगा, वर्क अलग होगा, इसलिए हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो दोनों में सेम रहेगा, जो इंटरनल एनर्जी 1 में रहेगा वही इंटरनल एनर्जी 2 में रहेगा, तो इसलिए आपका इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x by y होता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला लॉ आप इसमें पढ़ने जा रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में, इसके बाद फर्स्ट लॉ आएगा एंड देन सेकंड लॉ आएगा। ठीक है, तो जीरोथ लॉ, जीरो से स्टार्ट करें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, ये बेस्ड एक कांसेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर दो बॉडी को आप कांटेक्ट में रखते हो तो एक बॉडी से हीट दूसरे बॉडी में फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बाउंड्री डायथर्मिक होगा तभी फ्लो करेगा। तो एक बॉडी से हीट दूसरे बॉडी में फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सिंपल समझते हैं, मतलब सर्दियों में क्या करते हो, ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाते हो, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अगर आप एक ठंडा और एक गर्म, ठीक है, दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखते हो, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर, दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखते हो, तो जो हाई टेम्परेचर है वहां से हीट फ्लो होगा लो टेम्परेचर वाले में, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। और वो स्टेट, जिस स्टेट पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, दैट स्टेट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है, जो 11th क्लास के बच्चे सुन रहे हैं वो डेफिनेशन भी साथ साथ वीडियो पॉज करके लिखते जाएंगे। जो जेई नीट के लिए सुन रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स अगर लिखना है शॉर्ट नोट्स तो आप बना सकते हो इसमें से, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ सिंपल एक वर्ड या दो वर्ड में लिख सकते हो। हाँ, आप जेई नीट के लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, ये सब आप जरूर लिख लेना। तो अब बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, इट्स सिंपल। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद होगा, आपने क्लास 8-9 में एक थ्योरम पढ़ा होगा मैथ्स में, कि इफ A पैरेलल टू B एंड B पैरेलल टू C देन A पैरेलल टू C। तो कुछ ऐसा ही है, अगर दो बॉडी, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम को देखिए,
यहाँ पे मैंने A और B के बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा दिया है, मतलब A और B के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन A और C के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है और B और C के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। तो A C से हीट एक्सचेंज करेगा और B C से हीट एक्सचेंज करेगा। कब तक एक्सचेंज करेंगे? जब तक टेम्परेचर नहीं सेम हो जाए, यानी A और C दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए और B और C दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। अगर ऐसा होगा मतलब A और C का टेम्परेचर सेम है और B और C का टेम्परेचर सेम है, तो अगर ऐसा होगा तो A और B का भी टेम्परेचर डेफिनेटली सेम होगा। अगर A और C दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस है, तो C का 10 है तो फिर B का भी 10 हो गया, यानी A का 10 डिग्री सेल्सियस, C का 10 डिग्री सेल्सियस और B का 10 डिग्री सेल्सियस, तो तीनों का सेम टेम्परेचर हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। It's like if A parallel to C, B parallel to C, then A parallel to B. ठीक है, ये ऐसा है थ्योरम, ठीक है, जैसा आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा था। तो if A and C are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then A and B will also be in thermal equilibrium. So अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक टर्म है मूवेबल पिस्टन एंड इमूवेबल पिस्टन, ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा। तो हमारे पास दो सिस्टम है, एक आपका ये पिस्टन है, ये पिस्टन आपका ये मूवेबल है मान लेते हैं, ये पिस्टन आपका मूवेबल है, सॉरी ये पिस्टन आपका मूवेबल है, तो अगर ये पिस्टन मूवेबल है और इन दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग है, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग है, इनिशियली P1 और P2 अलग अलग है, तो क्या होगा अगर मान लेते हैं P1 हायर होगा तो ये इधर की ओर धक्का देगा, ठीक है, और P2 भी इधर धक्का देगा। ये ऐसा कब तक होगा? जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाए। तो अगर मूवेबल पिस्टन होगा तो थोड़ी देर बाद सिस्टम जो है जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो P1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2। जब मूवेबल पिस्टन होगा तो P1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2, लेकिन जब पिस्टन आपका इमूवेबल होगा, जब पिस्टन नहीं मूव करेगा, इमूवेबल होगा, तो उस केस में क्या होगा? P1 इज नॉट इक्वल टू P2। जब पिस्टन नहीं मूव करेगा तो ये बराबर इक्वल धक्का नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा प्रेशर था उतना ही रहेगा। लेकिन जब भी मूवेबल पिस्टन होगा आप अलग अलग प्रेशर भी लगाओगे, ठीक है। आप ऐसे समझो कि एक सिंपल सा स्लाइडर है, बहुत ही फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, इधर से कोई धक्का दे रहा है और इधर से कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इधर से धक्का दे रहा है अगर वो मतलब ज्यादा धक्का लगाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो जैसे जैसे धक्का उसका बढ़ते जाएगा उसका एनर्जी भी कम होते जाएगा, समझिए। तो थोड़ा इधर आकर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों का प्रेशर जैसे ही बराबर होगा सिस्टम फिर से वहीं पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मूवेबल पिस्टन में यही होता है कि अब अलग अलग प्रेशर है तो एक दूसरे को ये फोर्स लगाएंगे, जब अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है, और जैसे ही मतलब ये पिस्टन आगे पीछे जिधर भी होना होगा और जैसे ही दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम P1 इक्वल टू P2 होगा और इस केस में इक्विलिब्रियम पे P1 और P2 दोनों अलग अलग होगा। अच्छा, अगर ये सिस्टम यहाँ पे अगर मूवेबल है तो दोनों का प्रेशर बराबर है, इमूवेबल है तो दोनों का प्रेशर अलग अलग है। अगर ये सिस्टम मान लेते हैं कोई भी आप इसी को ले लीजिए, जैसे मूवेबल वाला ही ले लीजिए, ठीक है, अगर इस केस में ये पिस्टन आपका डायथर्मिक होता, ये डायथर्मिक होता या कंडक्टिंग होता, जो भी वर्ड बोल लीजिए, तो इस केस में क्या होता कि हीट भी का भी एक्सचेंज होता और T1 इज इक्वल टू T2 होता। T1 यहाँ का टेम्परेचर और T2 यहाँ का टेम्परेचर। लेकिन जैसे यहाँ पे इमूवेबल है, इमूवेबल और एडियाबैटिक होता, ठीक है, इमूवेबल और एडियाबैटिक होता सेकंड वाले केस में, ये टेम्परेचर T1 होता, ये टेम्परेचर T2 होता, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T1 इज नॉट इक्वल टू T2। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर यही सिस्टम ये इमूवेबल तो होता लेकिन कंडक्टिंग होता, तब उस केस में क्या होता? T1 इक्वल टू T2 होता। तो जब भी कंडक्टिंग होगा टेम्परेचर बराबर होगा, जब भी मूवेबल होगा प्रेशर बराबर होगा। तो सिंपल रूल आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर मूवेबल प्रेशर होगा, पिस्टन मूवेबल होगा तो आपका प्रेशर बराबर होगा, ठीक है, प्रेशर सेम, ठीक है, प्रेशर से। और अगर आपका कंडक्टिंग होगा तो टेम्परेचर से, या डायथर्मिक लिख लीजिए, कंडक्टिंग डायथर्मिक जो भी वर्ड लिखना है, कंडक्टिंग
तो आपका टेम्परेचर से। तो ऑलमोस्ट थ्योरी की जितनी बातें थी खत्म हो गई। एक बार वर्क डन बाय सिस्टम हम देख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ देते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। सो वर्क डन बाय सिस्टम, देखिए आपके पास एक पिस्टन है, यहाँ पे गैस जो है, ठीक है, ये एक आपका सिस्टम है, इसमें गैस जो है वो प्रेशर पीए लगा रहा है, और जब पीए प्रेशर लगा रहा है तो पिस्टन जो है वो डीएक्स डिस्टेंस से मूव कर रहा है। इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए है। यहाँ पे प्रेशर पी लगा रहा है, पी लगा रहा है, नॉट पी है, प्रेशर पी लगा रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। मतलब ये जो गैस है ये P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया जो है वो आपका इतना फोर्स लगा रहा है, और इतना फोर्स लगाने की वजह से ये जो पिस्टन है ये dx डिस्प्लेसमेंट से, ये दिया हुआ यहाँ पे, dx डिस्प्लेसमेंट से एक्सपेंड करता है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमने निकाल ही लिया है कितना? प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आपका वर्क होगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? p dv, ठीक है। तो वर्क डन बाय ए सिस्टम इज p dv, ये पूरा कहानी लिखा है, जो 11th स्टडिंग बच्चे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और जो जेई नीट के लिए कर रहे हैं तो वो तो डायग्राम बनाने के बाद ये जो बॉक्स वाले पॉइंट है बस उतना लिख लेंगे, ठीक है, तो काम हो जाएगा। सो अब आते हैं पीवी इंटीग्रेटेड डायग्राम। सो हमने देख लिया कि वर्क डन जो होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो पीडीवी होगा। तो पूरे सिस्टम में जो वर्क डन होगा, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस, वो क्या होगा? पीडीवी का इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉरी, नॉट क्लोज इंटीग्रल, नॉट क्लोज इंटीग्रल, पीडीवी का इंटीग्रेशन। जो वर्क डन होगा वो पीडीवी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ग्राफ देखता हूं, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। जनरली वाई एक्सिस में प्रेशर को लेते हैं और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम को लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज, मैथ्स का सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी चीज y dx का इंटीग्रेशन लिखा है, y dx का इंटीग्रेशन लिखा है, तो आपने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा होगा जिसके पास मैथ्स है। तो एरिया अंडर द कर्व y dx का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एरिया अंडर द एक्स वाई कर्व, अगर कोई भी चीज y dx लिखा हुआ है तो एरिया अंडर द एक्स वाई कर्व मतलब इसके अंदर का एरिया। तो उसी तरीके से अगर कोई प्रोसेस P और V है और उसका ग्राफ कैसा भी इस टाइप का, इस तरीके से, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी, मतलब एरिया अंडर द पीवी कर्व, यानी इसके अंदर का जो भी एरिया होगा, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा, ये एरिया, ये एरिया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, वर्क डन जो है आपका वो है पी डीवी। तो डीवी प्रेशर तो ठीक है, प्रेशर आपका वैरी करेगा, चेंज होगा, जो भी देखेंगे, प्रेशर तो आपका हमेशा पॉजिटिव दिया रहेगा। डीवी जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा होगा, ठीक है। तो वर्क डन इन एक्सपेंशन इज पॉजिटिव। और जब आपका कंपेरिशन हो रहा है, लाइक दिस केस, यहाँ पे, ठीक है, इस केस में ये P है और ये V है, आप देख सकते हो ये A रहा और ये B रहा इस केस में। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपका कंपैरिजन होगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये A है और ये B है, इस केस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उस केस में आपका एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन में वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इस केस में वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा। वर्क डन इन एक्सपेंशन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन इन कंप्रेशन इज नेगेटिव। सो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स जिसकी जरूरत है हमें। सो ग्राफ के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले, जितने भी टाइप के बनने न्यूमेरिकल्स, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, जितने भी पॉसिबल है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जेई नीट के लिए। बट स्टार्ट जो करते हैं अभी आज के लेक्चर में, केवल बेसिक न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे जिससे ग्राफ का बेसिक क्लियर हो जाए। सो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन है आपका,
प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन तो हमने इतना समझ लिया, ये यहाँ पे इस केस में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, मतलब इसके अंदर का ये वाला एरिया, ये जो भी एरिया है इसके अंदर का ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया जो होगा आपका वो होगा, इस केस में आपका ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर एक हाइट आपका 5 है और दूसरा जो है वो 20 माइनस 10 है, 20 माइनस 10। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये एसआई यूनिट में नहीं दे रखा है, ये दे रखा है बार में और ये दे रखा है लीटर में। तो कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए, 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर का, ये तो पता होगा। पास्कल 1 पास्कल या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम ही होता है। प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कर दिया। 1 बार जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है। 1 लीटर जो होता है वो आपका 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। 1 लीटर जो है वो 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका 5 इंटू, हमने एरिया तो निकाल लिया लेकिन यूनिट का कन्वर्जन देखना जरूरी है, यानी दो चीजें से कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे। बार के लिए 10 रेज़ टू पावर 5 से, और एक इसके अलावा आपका ये लीटर में दे रखा है तो 10 रेज़ टू पावर -3। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू 20 माइनस 10 इज 10 इंटू यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर 3 है, -3 है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, मतलब 10 रेज़ टू पावर 5 -3 मतलब 2। तो ये हो गया आपका 5000 जूल। सो सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, तो ये तो इस केस में आपका प्रेशर पास्कल में दे रखा है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, तो ये तो सही है ना, ऐसा यूनिट में दे रखा है। सो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। हाँ, सो देखते हैं बी में आपको निकालना वर्क डन। तो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसके नीचे का एरिया, ये वाला एरिया। अब ये जो है वो आपका ट्रेपीजियम बन रहा है, और ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता होगा, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू, अगर हम सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करते हैं तो ये दो पैरेलल साइड हुआ, एक ये डॉटेड लाइन जिसका लेंथ 5 है और एक ये जिसका लेंथ 10 है। तो हाफ इंटू 10, 5 प्लस 10, सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 10 इंटू हाइट, हाइट कितना आपका 20 माइनस 10 मतलब 10। ये हो गया आपका वर्क डन। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये हाफ इंटू 10 प्लस 5 मतलब 15 हो गया और ये 10 हो गया। सो ये आपका हो जाएगा 75, ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स में 75 जूल, दैट इज आंसर। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में जनरल मिस्टेक क्या करते हैं लोग, सो पीवी ग्राफ देखते हैं और वर्क डन जो है, ठीक है, वर्क डन जो है वो इसके नीचे का एरिया निकाल देते हैं क्योंकि पीवी हमें याद है, बट ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। वर्क डन जो होता है वो प्रेशर पी डीवी होता है। वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क डन इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। वी डीपी नहीं होता, पी डीवी होता है। तो पी डीवी होता है, इसका मतलब ये है कि वो एरिया अंडर द पीवी कर्व विथ वी एज एक्सिस, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना होगा हमें, ठीक है। तो एरिया अंडर द पीवी कर्व विथ वी एज एक्सिस, तो ये एरिया निकालते हैं। ये हमारा 5 है, थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये 5 है और ये 20 है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, एरिया अंडर द पीवी कर्व इज हाफ इंटू, ये ट्रेपेजियम ही बन रहा है हमारा, तो वर्क डन होगा आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अगर हम सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करते हैं तो इस केस में आपका एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। तो ये जो है आपका, ये कितना है 10 है और ये आपका 20 है, तो हाफ इंटू
10 + 20 सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट आप देख सकते हो 20 - 5 मतलब 50, ठीक है। सो ये दोनों ऐसे यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 30 इंटू 50, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो 15 इंटू 15 मतलब 225 जो दैट इज द 225 सॉरी 225 जो दैट इज द वर्क डन इस केस में। सो एक बात आपको ध्यान रखना, पहले हमने ये देखा था कि जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है, बट यहाँ पे हमें ये चीज ऐड करना होगा। दो चीजें जो ऐड करनी होगी, एक तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व विथ v एज एक्सिस, और दूसरा चीज जो हमें ध्यान देना होगा कि एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में नेगेटिव होता है। तो इन एक्सपेंशन वर्क डन इज पॉजिटिव एक्सपेंशन में, ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कंप्रेशन में आपका वर्क डन क्या होगा, कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा आपका वो होगा नेगेटिव। एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में नेगेटिव होता है, ये बात भी ऐड कर लीजिएगा। और वर्क डन इज एरिया अंडर द पीवी कर्व विद v एज एक्सिस। सो नेक्स्ट इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे? साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए। इसके लिए दो डायग्राम आपको दे रखा गया साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन साइक्लिक प्रोसेस का, जो जहां पे शुरू हो वहीं पे जो जहां पे शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाए। तो ये आपका जो ग्राफ है एक ये, ठीक है, ये यहाँ ए से शुरू हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, एंड फिर ये यहाँ पे आ जा रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। दूसरा ग्राफ आपका यहाँ पे, ठीक है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, और ए पे ही खत्म हो रहा है। इस केस में ए से ये एक्स अलोंग ए एक्स भी जा रहा है, एंड देन बी वाई ए आकर फिर ए पे ही खत्म हो रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो जिस पॉइंट से शुरू होगा उसी पॉइंट पे खत्म होगा, किसी भी तरीके से, किसी भी सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस जो जिस तरीके से शुरू हो उसी तरीके पे खत्म, उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, जिस पॉइंट पे शुरू हो उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। अब बात करते हैं वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो आपके लिए ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक ग्राफ हम देखते हैं पहले। तो आपका ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इस तरीके से इधर जा रहा है, ए से बी तक गया। तो ये जो ए से बी तक गया, हमें पता है ए से बी तक ही ए एक्स बी हुआ। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द ए एक्स बी होगा, मतलब ये वाला एरिया। फिर ये क्या हुआ, ये ए से बी तक गया, ए एक्स बी पाथ में। तो इसके अंदर जो एरिया होगा, मतलब ये जो एरिया ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ये वाला एरिया, और ये एरो इधर की ओर एक्सपेंशन है, ये प्रेशर हो गया आपका, ये वॉल्यूम हो गया। ये प्रोसेस आपका एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। देन ये रिटर्न हो रहा है बी से लेकर ए तक अलोंग पाथ बी वाई ए, और ये कंप्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हो बी से ए तक जब आ रहा है तो इस केस में कंप्रेशन हो रहा है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो ये होगा, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो जो बचा एरिया, इधर जाने वाला पॉजिटिव हुआ, आने वाला नेगेटिव हुआ, तो जो बचा ये वाला एरिया, ये पूरा वर्क डन हो गया। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, लाइक आपका ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, जाने वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया वर्टिकल लाइन, ये पॉजिटिव होगा। आने वाला एरिया मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल टाइप का जो लाइन है, ये नेगेटिव होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जितना नीचे कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इतना बच जाएगा। सो दिस इज द एरिया अंडर द साइकिल, ठीक है। तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो हमेशा एरिया अंडर द साइकिल के बराबर होता है, एरिया ऑफ साइकिल के बराबर होता है। तो लिखने के लिए आप ऐसे देख सकते हो। आप एक बार फिर से ये देख लीजिए,
ये पूरा सेम ग्राफ है जो मैंने समझाया ए एक्स बी और बी वाई ए। अब इस केस में आपका देख सकते हैं जो वर्क डन इन ए एक्स बी है वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो बी वाई है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है एक्स बी इज द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में पॉजिटिव होगा, और बी वाई ये रिटर्न हो रहा है, रिटर्न मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इन एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, वर्क डन इन कंप्रेशन इज नेगेटिव। सो जो नेट वर्क डन होगा वो एरिया ऑफ द साइकिल हो जाएगा। एक पॉइंट और इसमें बताना है आपको। तो अगर आपका प्रोसेस इस तरीके से साइक्लिक है, जो कि हमने देखा ए एक्स बी और इधर से रिटर्न हुआ बी वाई ए, अगर इस तरीके से साइक्लिक है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा, इसलिए नेट जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन वो साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब जहां से स्टार्ट होगा वहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से साइक्लिक है, ऐसे गया एंड देन ऐसा है, दिस इज ए, इस बार ये एक्स नीचे है, ठीक है, या वाई लेना वाई ले लीजिए, जो भी लेना, और ये पॉइंट बी हुआ और इधर से रिटर्न हुआ। तो जो एक्सपेंशन है उसका एरिया कम है, और जो कंप्रेशन है वो जो ऊपर से आ रहा है उसका एरिया ज्यादा है। तो नेगेटिव एरिया ज्यादा है, पॉजिटिव एरिया कम है, तो जो नेट वर्क डन होगा वो तो एरिया अंडर द साइकिल ही होगा, लेकिन वो ओवरऑल जो एरिया होगा मतलब वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है वो कम है, और जो कंप्रेशन हो रहा है वो उसका वर्क डन नेगेटिव होता है और वो ज्यादा है। तो वर्क डन एरिया अंडर द साइकिल ही होगा, लेकिन इस बार वो नेगेटिव होगा। सो आप इसको आप क्या बोलेगा, ये इस तरीके से जा रहा है दैट इज द क्लॉकवाइज, और ये इस तरीके से घूम रहा है दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो वह साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, उल्टा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टा घूम रहा है, तो इस केस में आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर जो है वो एटीएम में दे रखा है। आपको एटीएम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 1 एटीएम, वैसे तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 समथिंग बार होता है, आप 1.01 बार ले लीजिए, और 1 बार हम लोग जानते हैं कितना पास्कल होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका प्रेशर का कन्वर्जन हो गया। वॉल्यूम आपका लीटर में दे रखा है, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आपका प्रेशर का हो गया और ये आपका वॉल्यूम का हो गया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये देखिए साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ऊपर का पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये स्टार्टिंग में ही हमें प्लस या माइनस साइन का ध्यान देना होगा। तो पॉजिटिव होगा तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता तो पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी देख लीजिए। इस केस में आप बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो आपका बेस है 4 - 1 मतलब 3, और हाइट है आपका 5 - 2 मतलब 3, ये स्क्वायर है। लेकिन यूनिट थोड़ा डिफरेंट है, इधर आपका प्रेशर एटीएम में है तो इसको 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में, लीटर में है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मीटर क्यूब में बन हो जाए, ठीक है। और ये फाइनल आपका जूल में आएगा। सो इट इज 9.09, 9.09 मतलब आप 9.1 भी बोल सकते हो, इंटू 10⁻² in 909 जूल, दैट इज द आंसर। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो इस केस में ये भी वही है, आपका ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, बस इस केस में आपका ये बेस और हाइट चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें ये ऐसा यूनिट में दे रखा है प्रेशर, वॉल्यूम जो है वो लीटर में दे रखा है, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होगा। ये लेंथ आपका कितना है, ये 4 है और ये 1 है, तो ये लेंथ आपका 3 हो गया, और यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, तो ये लेंथ आपका 2 हो गया। तो अगेन एरिया ऑफ द साइकिल, प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज है, बिल्कुल यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा।
एरिया ऑफ द सर्किल प्लस होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 और हाइट आपका 4 माइनस 2 मतलब 2। और क्या दे रखा है इसमें, एक तो ऐसा यूनिट में दे रखा है, कोई टेंशन ही नहीं है, दूसरा लीटर में दे रखा है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 जूल। सो आज इतना ही करते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये आपका जेई का है, AIEEE बोला जाता था उस समय, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 यूपीएससी एग्जाम का मुझे ध्यान नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी इन्हीं दोनों क्वेश्चन से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। होप यू एंजॉय द क्लास। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।